हेलो, वेलकम टू IAS मैराथन। सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ की एंड मोस्ट प्रोबेबली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो संसदीय समितियां हैं उनका ये आखिरी लेसन हो सकता है। यस, मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा हम बात करें डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती हैं, है ना। टाइप्स किन तरह के होते हैं, कौन कौन से कमिटीज़ होती हैं, सब हमने लास्ट लेसन में डिस्कस कर लिया था। उसका फर्स्ट पार्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हो। तो 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं जो कि पार्लियामेंट ने सेटअप की थी 1993 में। एक्चुअली 1989 में 3 स्टैंडिंग कमिटीज़ थी, है ना, जिसके बारे में हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया। तो उनको सरपास किया 1993 में किन्हें, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ में। देखो बहुत सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो बस ये याद रखना, भी बता दूंगा मैं आपको। 2004 में 7 नई कमिटीज सेटअप की और आज ये बेसिकली 17 से बढ़कर 24 हो चुकी है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडिंग कमिटीज का? इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव राइट टू द पार्लियामेंट। पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का ही एक सोर्स हम इसको बोल सकते हैं। दे ऑल्सो असिस्ट द पार्लियामेंट। जब डिबेट होती है ना बजट से रिलेटेड, तब फाइनेंशियल ये अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का रोल क्रूशियल हो जाता है। 24 स्टैंडिंग कमिटीज हैं कवर अंडर देयर जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। सबका डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है, सबका अपना अपना स्फेयर ऑफ वर्क है। हर स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, 21 होते हैं लोकसभा से एंड 10 होते हैं राज्यसभा से। और जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं स्पीकर एंड राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं उनके चेयरमैन, है ना, उन्हीं के मेंबर्स में से। देखो 2004 के पहले ना, 2004 के पहले इन वाली कमिटीज़ में, इन वाली स्टैंडिंग कमिटीज़ में 45 मेंबर्स हुआ करते थे, जिनका रेशियो होता था 30:15 करके। बाद में इसको कम कर दिया गया 2004 में एंड इसको रीस्ट्रक्चर करके करना 31:10। मिनिस्टर जिसके मैंने पहले ही बात की थी कि एलिजिबल नहीं है इसके मेंबर बनने के लिए स्टैंडिंग कमिटीज़ के लिए। ठीक है, 1 साल का ही टाइम ड्यूरेशन रहता है इनके टर्म का। 24 टोटल पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटीज है, जिसमें से 8 राज्यसभा में काम करते हैं, 16 लोकसभा के अंडर काम करती है। ठीक है, तो 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उसकी लिस्ट में आपको दे दूंगा इन दी एंड। लेकिन उसके पहले आप इनके फंक्शन समझें, है ना, फंक्शन समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ के फंक्शन जैसे कि कंसिडर करना कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स अलाउ की गई है टू द कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, डिस्कशन होने के पहले, वोट होने के पहले उसको कंसिडर करती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, हालांकि इनकी जो रिपोर्ट जाती है वापस से हाउस में, उसमें ये मेंशन नहीं होता कि कितना कट मोशन जाना है या फिर कुछ कट मोशन टाइप ऑफ अरेंजमेंट किया जाए, नहीं। टू एग्जामिन बिल्स पर्टेनिंग टू द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, बिल्स को देखती हैं टू पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर उससे रिलेटेड कोई भी बिल आएगा तो पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाके आएगा, राइट। टू कंसीडर एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज डॉक्यूमेंट होते हैं जो हाउस के अंदर रखे जाने हैं, उसकी भी उसको भी कंसीडर, उसको भी एग्जामिन करते हैं स्टैंडिंग कमिटीज। अब कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं जिसके हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो एक ये होती है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है मिनिस्ट्रीज का, उसमें इंटरफेयर नहीं करती हैं। सेकेंड, दे शुड नॉट जनरली कंसीडर द मैटर्स विच आर कंसीडर्ड बाय अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज़। जो अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट लेसन में, इसलिए कह रहा हूँ आपसे पहला लेसन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही कंटिन्यूएशन में हम ये वाला लेक्चर भी समझ रहे हैं। तो अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन सी होती है ये आपको फर्स्ट लेसन देखने के बाद समझ में आएगा। तो ठीक है, आपको वो लेसन पहले देखना है। ओके, सेम वही बात जो हमने पहले बात की थी कि एडवाइजरी नेचर होती है इनकी, रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते पार्लियामेंट पर। अब बेसिकली प्रोसीजर किस तरीके से होता है स्टैंडिंग कमिटीज़ का, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी डिस्कशन होता है बजट पे, मान लीजिए, तो मतलब बजट पे जो डिस्कशन, जनरल डिस्कशन जो पहला फेज़ होता है, वो ख़त्म होने के बाद हाउस एडजर्न हो जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो कमिटीज़ होती हैं वो कंसिडर करती हैं कि जितनी डिमांड फॉर ग्रांट्स मांगी गई है एक मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं। फिर द कमिटीज शेल मेक देयर रिपोर्ट विद इन अ पीरियड एंड शेल नॉट आस्क फॉर मोर टाइम। ठीक है, तो ये बहुत इस पर बाइंडिंग है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको बजट, ये आपकी रिपोर्ट देनी है, सबमिट करनी है उसको। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसको भी कंसिडर किया जाती है बाय द हाउस इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी। कमिटी की रिपोर्ट्स को मेंशन करना, उसके ऊपर विचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाउस का। ऐसे मना नहीं कर सकते, टोटली पावरलेस नहीं है।
है ना। सो देयर शैल बी अ सेपरेट रिपोर्ट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ ईच मिनिस्ट्री। हर मिनिस्ट्री को लेकर के एक सेपरेट रिपोर्ट बनती है, क्या उन्होंने बजट में पैसे मांगे, राइट। अब ये सब तो हमने बात करी कि जब डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात आती है तब क्या प्रोसीजर रहता है, जब बिल्स और लॉस की बात आती है, रिपोर्ट्स की बात आती है, तब क्या प्रोसीजर रहता है। वो ये है सरन मैम कि जो कमिटी होती है वो कंसिडर करती है द जनरल प्रिंसिपल एंड क्लॉजेस ऑफ बिल्स जो उनको दिए जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कमिटी है वो देखते हैं कि ओनली सच बिल एज इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउसेज एंड रिफर टू इट, ठीक है। उन्हीं बिल को कंसिडर करेंगे जो उनको बेसिकली सबमिट किए गए हैं बाय द हाउस। फिर उन पे बेसिस वो रिपोर्ट बनाते हैं ना गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके, अब देखो वो क्लोज बाय क्लोज पढ़ते हैं, एक एक चीज़ कंसीडर करते हैं, अच्छे से इसका स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर वो रिपोर्ट बना करके हाउस को पहुंचाते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो ना हाउस हो, इसलिए तो कमिटीज बनाई जाती है, राइट। अब मेरिट क्या है स्टैंडिंग कमिटीज़ के पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पार्टी बायस नहीं होता इसमें किसी भी तरीके का, एक ये। दूसरा, अब इस पे जो प्रोसीजर बेसिकली अडॉप्ट किया गया है वो मोर फ्लैक्सीबल है इन द लोकसभा, एक ये भी है। थर्ड है इसका जो सिस्टम है जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल बनाता है और एग्जीक्यूटिव, ये बहुत डिटेल्ड, क्लोज, कंटिन्यूस, इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव है ना। अच्छे से कोई कानून बन सकता है, अच्छे से कोई कानून को स्क्रूटिनाइज करके इसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। द सिस्टम इंश्योर्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी द पब्लिक एक्सपेंडिचर। पैसा खराब नहीं होना चाहिए ना, 1 रुपये का भी हिसाब अगर उसकी एफिशिएंटली यूज होता है तभी उसका वर्थ है, राइट। दे फैसिलिटेट्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। देखो एक इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी जब भी कोई कानून बनेगा या कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक होगा उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी ये ले सकते हैं और पब्लिक ओपिनियन भी ले सकते हैं रिपोर्ट्स बनाने में। सो दे आर ऑथोराइज्ड, इनके पास हक है इस चीज़ का कि एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, एमिनेंट पर्सन्स को बुला सकते हैं कमिटीज़ की मीटिंग में। लेकिन ऐसा लोकसभा के जनरल डिस्कशंस में तो नहीं होता है ना, गैलरी जरूर होती है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते ना, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्टिफाई करते हैं उनको, तब जाके एक रिपोर्ट बनाई जाती है किसी भी कानून को लेकर। सो देखा इतना कॉम्प्रिहेंसिव सा प्रोसीजर है, ठीक है। सो द अपोजिशन पार्टीज एंड द राज्यसभा कैन नाउ प्ले अ ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ताकि अगर हम देखें तो सबका कॉम्प्रिहेंसिवली रोल है ना इसके अंदर, राइट, इक्वल रोल है। हालांकि ये कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, बहुत सीट्स है, तो उनका एकाधिकार हो जाता है, लेकिन ये कमिटी सिस्टम ऐसा है कि सबको इसके अंदर अपना अपना रोल प्ले करने की छूट मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कमिटीज टू इंक्वायर, कमिटीज ऑन पिटिशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा इसमें इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि लोकसभा के इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के इसके अंदर 10 मेंबर्स होते हैं। वही जो पिटिशंस आती है बिल्स को लेकर के, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेकर, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये क्वेश्चन आता है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस है, अब नाम से पता चल जाता है आपको कि इसका वर्क क्या होगा, इसकी अथॉरिटी, इसके फंक्शंस क्या होंगे, राइट। तो ये सेमी जुडिशियल नेचर की होती है। अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, इसलिए पुरानी समझ जाओ, अच्छे से देखना उसको और मुझे बताना अगर आपको पसंद आए, ठीक। तो लोकसभा में इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं, सेम एज द कमिटी ऑन पिटिशंस। नेक्स्ट आती है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी ये राज्यसभा में 1997 बनी थी, लोकसभा में 2000 बनी थी। एंड ये कंडक्ट ऑफ हाउस, जो कोड ऑफ कंडक्ट है हाउस में, उसको क्या करते हैं, उसको इन्फोर्स करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। ऐसी कौन सी कमिटीज़ हैं, जैसे कि एक आती गवर्नमेंट अश्योरेंस पे, तो लोकसभा के 15 मेंबर्स हैं इसके अंदर एंड राज्यसभा के 10 मेंबर्स हैं। डेफिनेटली 1953 में ये बनी थी। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की हम बात करें तो दोनों हाउसेस में इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 1953 में बनी थी। कमिटीज ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, ये 1975 की हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं एंड राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वाकई में इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। याद नहीं आती है, इस टाइप पर रिवाइज करोगे तो आ जाएगी। कमिटीज़ ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, ये इसमें 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 20 एंड 10 राज्यसभा से। तो क्या करते हैं ये, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज हैं, नेशनल कमीशन और एससी एसटीज, ओबीसीज, उनको देखते हैं, ओबीसी नहीं सही, एससी एंड एसटीज को, राइट। एंड उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स को इंप्लीमेंट करने में ये हेल्प करते हैं ये सब। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 1997 बनी थी, 30 मेंबर सेम इसमें, 20 लोकसभा से, 20+10 ऐसा बोलूँगा मैं, राइट। जॉइंट कमेटी अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे तो इसमें 10+5 है, राइट। कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं अब तक तो उसको बहुत क्विक करा रहा था ना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। कैसे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हम बात करते हैं, तो ये कमेटी जो है इट रेगुलेट्स द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ द हाउस, दोनों हाउसेस में होती है, एंड इट एलोकेट्स फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेस, यानी कि किस टॉपिक पे कितनी देर डिस्कशन होगी, किस एमपी को कितना टाइम देना है, ये सब डिस्कस करती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। लोकसभा में इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और स्पीकर इसके चेयरमैन होते हैं फॉर, ये तो बहुत जनरल बात है। राज्यसभा में इसमें 11 मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, राइट। बात करते हैं दूसरी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। तो ये कमिटी बेसिकली क्लासीफाई करती है कौन से बिल हैं और कितना टाइम किस बिल को देना है डिस्कशंस के लिए, रेजोल्यूशंस के लिए। जो प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं, जो कि मिनिस्टर नहीं होते, वो सारे प्राइवेट है, चाहे वो सरकार में हो, है ना। बात फिर आती है, देयर इज ए स्पेशल कमिटी, दिस इज ए स्पेशल कमिटी एक्चुअली लोकसभा में, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और डेप्यूटी चेयरपर्सन, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं, याद रखना, डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कुछ कमिटी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि मनी बिल, सॉरी, जब हम बात करते हैं कि राज्यसभा में ये वाली इसके फंक्शन कौन करता है फुलफिल, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो राज्यसभा में इसकी नीड को नहीं मानते हुए कहा गया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसका काम करेगी, इसका जो है फंक्शंस को प्ले करेगी। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है, वहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी है एंड कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशंस भी है। नेक्स्ट बात करेंगे रूल्स कमेटी, यही प्रोसीजर्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये सब देखते हैं। उसमें क्या टाइम टू टाइम एडिशंस हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं, स्पीकर के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा में इसमें 16 मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, राइट। अब मेंबर्स के एब्सेंस होने पे, एब्सेंस ऑफ मेंबर्स पे कमेटी जो बनाई गई, इसमें अगर कोई मेंबर 60 दिन विदाउट एनी परमिशन बाहर रहता है, मतलब हाउस में अटेंडेंस नहीं होती उनकी, तो उनको डिस्क्वालीफाई माना जाता है और फिर उन पर बेसिकली डिस्क्वालीफाई माना नहीं जाता, उनको सस्पेंड करने के लिए उन पर इंक्वायरी बिठाई जाती है कि 60 दिन से वो कहाँ थे बेसिकली, है ना। तो इट इज़ ए स्पेशल कमेटी जो लोकसभा में होती है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड हाँ, लोग राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी कमेटी नहीं है, वहाँ पे तो राज्यसभा के चेयरमैन और वहाँ का हाउस इसको देख लेता है ना। बस अब ये लेसन अपने एंड की तरफ है, ठीक है। तो दो बची हाउस कीपिंग कमिटीज़ एंड आपके कंसल्टेटिव कमिटीज़, ठीक है। तो हाउस कीपिंग कमिटीज़ में सबसे पहले आती है आपकी जनरल पर्पस कमेटी। तो इसमें चेयरपर्सन जो स्पीकर होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर जो है एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन इन केस ऑफ आपके राज्यसभा, है ना, ये इसके मेंबर होते हैं। और उसके अलावा जितने भी चेयरपर्सन हैं, पैनल्स के चेयरपर्सन हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। और चेयरपर्सन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। उसके अलावा लीडर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द हाउस एंड सच अदर मेंबर्स एज नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कौन होते हैं, स्पीकर, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, है ना। तो ये होती है जनरल पर्पस कमेटी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जनरल अफेयर्स, जो कंसर्निंग अफेयर्स है हाउस के, उसके बारे में एडवाइस करना, उन मैटर्स पे बात करना जो कि किसी भी अदर पार्लियामेंट्री कमेटी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। वैसे बहुत सी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए कमेटी बना दी जाए ना, तो उन चीज़ के लिए ये वाली कमेटी बनाई है, जनरल पर्पस कमेटी। हाउस कमेटी, हाउस से आपको पता चलता है घर, और घर बेसिकली रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जब भी बात करते हैं मेंबर्स की, और अदर अमेनिटीज जैसे फूड हुआ, मेडिकल एड हुआ, तो इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ देखती है वो हाउस कमेटी देखती है। लोकसभा में इसमें 12 मेंबर्स होते हैं एंड दोनों हाउसेस में ये होती है, ठीक। लाइब्रेरी कमेटी ये जितना भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखती है। 9 मेंबर्स होते हैं, 6 होते हैं लोकसभा से, 3 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं आएगा शायद कभी। जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स, ये आपको पता है कि पार्लियामेंट का एक्ट है, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स एक्ट, सैलरी अलाउंस एंड पेंशन एक्ट 1954 का। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 10+5, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे कंसल्टेटिव कमिटीज़ की। तो कंसल्टेटिव कमिटीज़ हैं वो अटैच्ड हैं टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों हाउसेस से मेंबर्स होते हैं और मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन कंसल्टेटिव कमिटीज़ के, ठीक है। या फिर स्टेट जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो किसी मिनिस्ट्री के इंचार्ज होते हैं। जैसे कोई होते हैं जो अटैच्ड ऑफिस होते हैं मिनिस्ट्री के, कोई होते हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, जब हम बात कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की। मिनिस्टर्स अटैच्ड ऑफिस के कौन से होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज के जो होते हैं, वही मैंने आपको अच्छे से समझा देते क्या होते हैं, ठीक है।
ये जो कमिटीज़ है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बना के देती है ना। दीज गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन, फंक्शंस, प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, ये मिनिस्ट्री बनाती है। अब मिनिस्ट्री ऑल्सो मैक्स अरेंजमेंट फॉर होल्डिंग देयर मीटिंग्स बोथ ड्यूरिंग द सेशंस एंड इंटर सेशन पीरियड ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी मैटर। देखो अब इसके जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी होती है, कोई मेंबर इसके अंदर आ जा सकता है। एंड इसके अंदर मैक्सिमम 30 हो सकते हैं, मिनिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं। देखो जब भी नई नई लोकसभा बनती है उस टाइम पे इसको बनाया जाता है। उसके अलावा इन एडिशन टू दिस एक सेपरेट इन्फॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी बनती है जिसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वो जैसे कि रेलवे जोन्स है ना, जितने भी चलो मुझे बताओ इंडिया में कितने रेलवे जोन्स हैं, है ना, नॉर्थ साउथ सेंट्रल करके कितने रेलवे जोन्स हैं मुझे सब पता है। उनके लिए कमेटी बनती है, इन्फॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटीज, राइट। और ये जो है वो जैसे ये हम बात करते हैं कंसल्टेटिव कमेटीज की तरह नहीं होता है, उससे थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें ये सिर्फ सेशंस के लिए होती है, पर्टिकुलर सेशन के लिए होती है, सेशन पीरियड के लिए। सो ये था आज का हमारा लेसन। अगले लेसन में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24 विच इज आपके पार्लियामेंट्री फोरम्स। इसको एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। अनटिल एंड अनलेस यू शुड सब्सक्राइब IAS Marathon and share as much as you can and subscribe IAS Marathon, okay? So जब तक के लिए stay tuned and have a nice day.